नमस्कार और शुरुआत करेंगे मॉर्निंग जी की 1 मिनट 1 खबर के साथ, यानी आपको खबर की पूरी जानकारी बताएंगे सिर्फ 60 सेकंड में। और सबसे पहली बड़ी खबर यह है, कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों की आज सरकार के साथ चौथी दौर की वार्ता है। आप 1 मिनट में देखिए खबर। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच आज चौथे दौर की बातचीत दोपहर 12 बजे होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन रोकने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि रास्ते जाम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें, और चर्चा तो चली रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो। इससे पहले गतिरोध तोड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक चौथे दौर की बातचीत के बाद सरकार 3 मंत्रालयों के अफसरों की टीम बना सकती है। किसानों से सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी चर्चा करेंगे। इस टीम में कृषि, गृह और वाणिज्य मंत्रालय के अफसर रहेंगे। ये अधिकारी कृषि कानून पर किसानों की शंकाएं दूर करेंगे। वहीं बातचीत से पहले कई किसान संगठनों ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर दिया जाएगा। तो कृषि कानून को लेकर अब दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। आप ये अपडेट भी 1 मिनट में देखिए। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमरिंदर इस कानून को बनाने वाली कमेटी में थे और सिर्फ सियासत के लिए विरोध का नाटक कर रहे हैं। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? अमरिंदर सिंह ने भी केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान को निचले स्तर की राजनीति बताया। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने डरकर कानून को लागू कर दिया। कैप्टन ने कहा था, डरकर केंद्रीय कानूनों की अधिसूचना जारी करने के बजाय केजरीवाल उनका मुकाबला करने के लिए कोशिश कर सकते थे और किसानों के अधिकारों की रक्षा कर सकते थे। केजरीवाल से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर तकरार हो चुकी है। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन आज 8वां प्रदर्शन का दिन है और आज भी आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये जरूरी जानकारी है आपके लिए। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज लगातार 8वां दिन है। सिंघू बॉर्डर से यूपी गेट तक दिल्ली के बाहरी हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान जमे हुए हैं। किसान लगातार दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी गेट पर आज किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। हमारा एक काम कर देंगे, खत्म हो जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे, नहीं करते तो और लोग भी आएंगे। कल तो यही पंचायत है सब जगह, और कल महापंचायत का आपने रखी है? यही लोग हैं महापंचायत के भी, तो यही लोग हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के हरियाणा और यूपी से सटे कई इलाकों में आज भी जाम रह सकता है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर को कल कुछ देर के लिए खोला गया था, लेकिन उसे आज फिर से बंद कर दिया गया। बहुत परेशानी हो रही है जाने में, रास्ता सारे बंद कर रखे हैं। जनता परेशान क्यों हो रहा है? मेरे ड्यूटी अगर चला जाएगा 600 रुपये का नुकसान हो जाएगा, कौन भरेगा? वहीं बुधवार को चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव किया, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कोरोना से मुकाबले की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और ब्रिटेन इसकी अगुवाई करने वाला पहला देश बन गया है। ब्रिटेन कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। आखिरी ट्रायल में ये वैक्सीन 95% असरदार पाई गई है, जबकि इसके मामूली साइड इफेक्ट्स हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। I can confirm that the UK is the first country in the world to have a clinically approved coronavirus vaccine for supply. ब्रिटेन में पहले बुजुर्गों को और उनकी देखभाल करने वालों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। ब्रिटेन के साथ ही रूस में भी अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले हफ्ते से बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लगाने के आदेश दिए हैं। जापान में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। जापान ने फाइजर को 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन, मॉडर्ना को 2.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका को 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं। जापान में कोरोना से अब तक करीब 2100 लोगों की मौत हो चुकी है।
देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 95 लाख के करीब पहुंच गए हैं। 1 मिनट में अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 95 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इसमें अच्छी खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के मामले में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 36,604 नए मामले आए और कोरोना से 501 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 घंटों में 43,062 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 94,99,413 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 89,32,647 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 4,28,644 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,38,122 लोगों की मौत हो चुकी है। नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 94.03% तक पहुंच गई है। दिल्ली में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 31,769 है, जबकि अब तक 5,33,331 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,260 तक पहुंच गई है। वहीं यूपी में बन रही नई फिल्म सिटी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवसेना को जवाब दिया है। आपको 1 मिनट में बताते हैं पूरी खबर क्या है। मुंबई के दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी के मुद्दे पर शिवसेना को जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के फिल्म सिटी में किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और हम किसी से कुछ छीन नहीं रहे। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है। हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने पूछा कि मुंबई से फिल्म सिटी ले जाना मजाक है क्या? मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिनों के दौरे के आखिरी दिन कल लखनऊ नगर निगम का 200 करोड़ का बॉन्ड भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। योगी आदित्यनाथ ने इसका बॉन्ड भी जारी किया। लखनऊ ऐसा करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। वहीं महाराष्ट्र ने अब मजहबी मोहल्लों से तौबा करने का फैसला भी कर लिया है। ये खबर भी 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अब किसी भी कॉलोनी या इलाके का नाम और पहचान किसी जाति के नाम से नहीं होगी। ऐसी सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों के नाम अब बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जातिगत नाम बदलने का फैसला झुग्गी बस्तियों और कई गांवों पर भी लागू होगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस फैसले का मकसद जातिगत भेदभाव को दूर करना है। ये प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने रखा था। वहीं शिवसेना ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाए। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने मांग की कि ये कदम ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जरूरी है। शिवसेना ने लाउड स्पीकर के मामले को पर्यावरण संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा बताया है। वहीं निवार के बाद अब एक और तूफान है जिसका अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत के लिए यह खतरा है। 1 मिनट में देखिए क्या है ये खबर। निवार तूफान के बाद अब दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 4 दिसंबर को बुरेवी तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बुरेवी तूफान की वजह से तमिलनाडु, केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। तूफान की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। निवार तूफान का असर लक्षद्वीप, मालदीव पर भी रह सकता है। दक्षिण पूर्व अरब सागर में तूफान की वजह से तेज लहरें उठ सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु और केरल में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से भी बात की। श्रीलंका की तरफ से चले बुरेवी तूफान की वजह से दक्षिण के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तट से टकराने की आशंका है। सुरक्षा को देखते हुए तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए बोट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। क्या वजह है इसकी? पूरी खबर 60 सेकंड में देखिए। इजराइल में 2 साल के भीतर चौथे आम चुनाव के आसार बन गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को
फिर से चुनाव में जाना पड़ सकता है। इजराइल के सांसदों ने बुधवार को संसद भंग करने के प्रारंभिक प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया। इजरायली संसद में प्रस्ताव के पक्ष में 61 और विरोध में 54 वोट पड़े। अगले हफ्ते की शुरुआत में अंतिम मतदान के बाद संसद को भंग किया जा सकता है, जिसके बाद मार्च या अप्रैल में इजराइल में फिर से चुनाव हो सकते हैं। अंतिम मतदान को टालने की कोशिशों के तहत आने वाले दिनों में सरकार में शामिल दोनों मुख्य दलों के बीच वार्ता भी हो सकती है। प्रस्ताव को अभी नेसेट समिति की मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके बाद इस पर 2 बार और मतदान कराया जाएगा। संसद को भंग करने का प्रस्ताव बेंजामिन नेतन्याहू को समर्थन दे रही बेनी गैंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी नहीं रखा था। बेनी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपने निजी हितों को देश और कानून से ऊपर रखने का आरोप लगाया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अब कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, अपने नाम किया है, आपको ये भी दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा वनडे में विराट ने सचिन तेंदुलकर का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने 300 पारियों में 12,000 रन पूरे किए थे, जबकि विराट कोहली ने 242 पारियों में ही 12,000 रन बना डाले। विराट कोहली ने अब तक 251 वनडे मैचों की 242 पारियों में 59.31 की एवरेज से 12,040 रन बनाए हैं, जिसमें 43 शतक और 60 अर्धशतक शामिल हैं। शतकों के मामले में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही विराट कोहली से आगे हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 49 शतक लगाए हैं। 3 मैच की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हरा दिया, लेकिन सीरीज 2-1 से गंवा दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट खोकर 302 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 50वें ओवर में 289 रन पर आउट हो गई। अब 4 दिसंबर से 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। अपने किस शहीद की याद में सेना ने शुरू किया है अवार्ड, ये भी आप देखिए 1 मिनट में। कश्मीर के युवा सैन्य अधिकारी शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की याद में सेना ने एक अवार्ड की शुरुआत की है। फैयाज की याद में शुरू हुए इस अवार्ड का नाम कमांडेंट्स मोटिवेशन अवार्ड है। अवार्ड की शुरुआत राजपूताना राइफल्स ने की है। इससे पहले 2017 में शहीद नियाज के नाम पर एक गुडविल स्कूल का भी नामकरण किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट फैयाज को मई 2017 में लश्कर और हिजबुल के आतंकियों ने अगवा कर लिया था और उनकी हत्या कर दी थी। वारदात के वक्त 22 साल के फैयाज छुट्टी पर शोपियान में थे और निहत्थे थे। फैयाज को 10 दिसंबर 2016 को सेना में कमीशन मिला था और वो 2 बटालियन राजपूताना राइफल्स में तैनात थे। सेना के मुताबिक लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का जीवन और सर्वोच्च बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और घाटी के ग्रामीण इलाकों के लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से बंद मुगल रोड को खोल दिया गया है और आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर, क्योंकि इसके बाद कैसे वहां पर जो व्यापारी हैं उनके चेहरे खिल उठे। यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सड़क पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जमी थी, जिसे कुछ इस तरह हटाया जा रहा है जैसे यहाँ कोई बर्फ का फव्वारा चल रहा हो। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ की। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है और ये सड़क अब बहाल हो गई है, यानी अब लोगों का आना जाना इस रास्ते से हो सकेगा। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद क्या हालात हो गए थे। वादियां बर्फ से ढक चुकी हैं। जिन पहाड़ों पर आपको किसी मौसम में हरियाली दिखाई देती थी, वहां अब सिर्फ बर्फ जमी हुई है। सड़क के दोनों तरफ देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो बर्फ की कोई दीवार बन गई हो। पुंछ के इस इलाके में आसमान से लेकर जमीन तक सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है, वो है बर्फ का सफेद रंग। किसानों के आंदोलन पर क्या है शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर की राय, आपको ये भी देखना चाहिए 1 मिनट। मंगलवार को शिवसेना में शामिल हुई फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने जी न्यूज से खास बातचीत की और किसानों के आंदोलन से लेकर अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी। उर्मिला ने कहा कि केंद्र को किसानों से जुड़ा कोई भी कानून उनके मुताबिक ही बनाना चाहिए।
किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, इतना तो बनता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, या अगर ये बिल्स उनके लिए अनुकूल है तो उनको बिठा के वो बातें उनकी समझ के उनके लिए उनकी सोच के अनुरूप वो चीज़ें बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे और यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण पर भी उर्मिला ने बात की और सवालों के जवाब दिए। बहुत बढ़िया बात है कि देश में एक और फिल्म सिटी बनने जा रही है इतने बड़े पैमाने पर। मेरी शुभकामनाएं यूपी की फिल्म सिटी के लिए और उनके इस प्रयास के लिए। उर्मिला मातोंडकर ने इससे पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी और 2019 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।